आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे उस अमेरिका की जिसके राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का दावा कर रहे थे। पिछले 24 घंटों में ये दंगे जो है ये वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी और अलग अलग मिशिगन में, शिकागो में, अलग अलग शहरों में फैल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने सीधे सीधे सबूत दिए और जो कार्रवाई की वो साफ बता रही थी कि क्यों हुआ है, और अचानक से उसी टाइम पर भीख मिल जाती है IMF से। देखिए, पाकिस्तान ना जेली स्टेट है। 3 तरह के स्टेट होते हैं। एक हार्ड स्टेट होता है, जैसे रशिया है, जैसे भारत है, चाइना है, अमेरिका खुद एक हार्ड स्टेट है। कोल्ड वॉर हुई, लड़ी कहाँ गई? पाकिस्तान से। बेस पाकिस्तान था। कोल्ड वॉर के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, बेस क्या था? पाकिस्तान। अब ईरान के साथ एक वॉर होनी है। ईरान के साथ अगर वॉर होती है तो ईरान के साथ सबसे लंबा, सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट का है? पाकिस्तान का। तो अमेरिका को बेसिस कौन देगा? ये जो US सेंटकॉम के जनरल माइकल हैं, जिनकी बात की जा रही है कि उन्होंने तारीफ़ क्यों कर दी और उन्होंने कैसे तारीफ़ कर दी पाकिस्तान की, वो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है उनकी। ये जो पूरा का पूरा एक वेब बन चुका है, उसमें ISI को, पाकिस्तान को पता है कि हमको मैनूवर कैसे करना है, क्योंकि वो उनके साथ 70 साल से डील कर रहे हैं और उसी तरीके से डील कर रहे हैं। जो तालिबान है वो भी बनाया तो अमेरिका ने ही था। आतंकवाद के बारे में भी पता। एक बार आप हम ये भी मान लें कि अमेरिका को ज़रूरत है, तो क्या वो पाकिस्तान के आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाता है? देखिए, पाकिस्तान के अब कुछ लोगों को आपके यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद पे लगाम अब अफगान तालिबान लगाएगा। PLA ने एक रैग टैग फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने और अफगान इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन किया तुर्बत में, बलूचिस्तान के। और बुलान नदी के किनारे एक जो सबसे बड़ा कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, वो वहाँ पे हमला हुआ। वो ट्रेनिंग कैंप किसका था? आईसिस का, ISKP का। अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अमेरिका के लोगों को इस तरह की तस्वीरें देखने की आदत नहीं है। नहीं, आदत है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। हाँ, अपने यहाँ नहीं है, अपने देश के अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री की और भारत की जो नीति है वो लॉन्ग टर्म की है। भाई देखिए, हमने अमेरिका के कहने की वजह से रूस से जो है अपना तेल इंपोर्ट बंद नहीं किया। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे उस अमेरिका की जिसके राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का दावा कर रहे थे। उनके खुद के देश में लॉस एंजलिस में ऐसी अराजकता फैली है कि अब उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ सीज फायर कराने की किसको भेजें, भारत को या पाकिस्तान को। दूसरी तरफ वही ट्रंप और वही मस्क, जिनमें याराना था, अचानक से लड़ाई होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। इसका रहस्य क्या है? और ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका का भविष्य क्या है? जिन उम्मीदों के साथ अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया है, क्या उस पर वो खरे उतरते दिख रहे हैं? जिस हिसाब से वो अपने फैसले बदलते हैं, उनके विचार बदलते हैं, उनकी दोस्तियां रातों रात बदल जाती हैं, क्या स्थिरता अमेरिका देख रहा है, अमेरिका के लोग देख रहे हैं? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ टू द पॉइंट बात करेंगे खास मेहमान वैभव सिंह। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को हम बता दें कि आप डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर हैं और जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे खुलकर बोलते हैं, और ये विषय भी ऐसा ही है जिस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है और टू द पॉइंट बात करने की ज़रूरत है कि आखिर ये मसला है क्या, ये मामला है क्या, ये समझते हैं। वैभव, हमने देखा ट्रंप जी को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बीच चौधरी बनकर वो आए थे, जो बात भारत को पसंद नहीं आई, और थोड़े दिनों बाद उनके दोस्ती में दरार आ गई, जिसको लेके भारत में काफ़ी मीम बने थे, मस्क और ट्रंप का जो विवाद चल रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली लॉस एंजलिस में जो अप्रवासियों को लेकर हंगामा हुआ है, जिस तरह की अराजकता वहाँ की सड़कों पर देखने को मिली, वो अमेरिका में ऐसे एक्सपेक्ट की नहीं जाती है। लेकिन ट्रंप के शासनकाल में ये सब कुछ हो रहा है। शुरुआत हम पहले लॉस एंजलिस से करते हैं। ये जो अप्रवासियों को हैंडल करने का तरीका ट्रंप अपना रहे हैं, क्या ये सही है? और ये जो तस्वीरें हैं वो अमेरिका की किस सूरत को दिखाती हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया पांचजन्य के प्लेटफॉर्म पे। और देखिए, कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। कर्म का सिद्धांत हमारी संस्कृति में बताया गया है, और पाकिस्तान बनने के बाद उसको कर्म के सिद्धांत को उन्होंने बदल के मकाफाते अमल कर दिया है वही कर्म का सिद्धांत। तो ये जो अमेरिका ने दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो अराजकता के बीज बोए, दुनिया भर के अलग अलग देशों को अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर के जो डिस्टेबलाइज किया अलग अलग देशों को,
वहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और फ्रीडम लेके गए F-16 और F-35 पे लोड करके। तो उसका जो ब्लोबैक इफेक्ट आना था वो तो देखिए आप यूरोप में भी आ रहा है। मेक्सिको के जो लोग हैं, जितने भी ये इलीगल जिनको ये कह रहे हैं कि आए हुए हैं, इनको लाने वाले कौन है? इनको ओपन बॉर्डर्स के थ्रू वहाँ पे लाके सेटल किसने किया? इन इलीगल लोगों से वोट कौन लेता है? अमेरिका के पॉलिटिशियंस लेते हैं। इनको अकोमोडेट किसने किया? वहाँ की सरकार ने किया। ठीक है, उसके विरोध में कहीं ऐसा जो दंगे कर रहे हैं, आप जिन हाथों में झंडे देख रही हैं वो तो चले ठीक है, वो तो मैक्सिकन से है, वो मैक्सिको के झंडे लेकर के अपने हाथों में खड़े। लेकिन कैलिफोर्निया का अपना इतिहास भी है। वो इतिहास क्या है? उस राज्य को मेक्सिको से अमेरिका ने खरीदा था। ठीक है, $5 मिलियन दे के उसको खरीदा था। तो $5 मिलियन दिया या $15 मिलियन दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आपने कोई जमीन खरीद लिया, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे सदियों से रहते रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ नहीं रह सकते। पहली बात। दूसरी बात कि अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता, इस पे हम या जो भारतीय जो रिएक्ट कर रहे हैं वो नहीं करते। अगर अमेरिका खुद अपनी नाक दूसरों के इश्यूज में ना डालता, अगर अमेरिका सीए और एनआरसी के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा न कराता, अमेरिकन मीडिया हाउसेस पब्लिकेशन सीए एनआरसी को ड्रैकोनियन लॉ नहीं कहते, उसके बाद में झूठ न फैलाते कि भारत में बड़े बड़े, आप सोचिए कि बीबीसी जैसे और अमेरिका के बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल CNN जैसे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बना दी। एनआरसी आया भी नहीं था, एनआरसी तो अभी तक नहीं आया, ड्राफ्ट भी नहीं बना था तब। ड्राफ्ट भी नहीं बना था, और उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स दिखा दिए कि ये जो मजदूर इस डिटेंशन सेंटर को बनाने के लिए काम कर रहा है, ये हो सकता है ये खुद इसके अंदर रहे। तो डिटेंशन सेंटर तक इन्होंने दिखा दिए। तो ये जो सारा का सारा जो झूठ प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाते रहे, कहते हैं ना कि वो उनके साथ हो रहा है। अब देखिए लॉस एंजलिस में क्या है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। वहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहाँ के गवर्नर है डेमोक्रेटिक पार्टी के, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। वो ब्लू स्टेट है डेमोक्रेट्स का। अब डेमोक्रेट्स ने ही इनको ला करके बसाया हुआ है, डेमोक्रेट्स ही उनका वोट लेते हैं। डेमोक्रेट्स जो डोनाल्ड ट्रंप खुद इलेक्शन के समय कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स ही इलीगल एलियंस को इसलिए लेके आ रहे हैं अलग अलग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से और मैक्सिको से और बाकी जगहों से, ताकि जो लोकल वोटर्स हैं उनको जो है आउट नंबर किया जा सके। जो वाइट अमेरिकन वोटर्स हैं उनको आउट नंबर करने के लिए इनको ला करके बसाया जा रहा है। अब ये कंस्पिरेसी थियरी थी, कितनी सही है कितनी नहीं है वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता का विषय क्या था? हमारी अपनी जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आप जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर में देखिए, उत्तराखंड में आप इस समय जा करके, बंगाल में आप देख लीजिए, तो और स्ट्रेटेजिक जगहों पे ले जा करके ये जो रोहिंग्यास बांग्लादेशी बस रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे चीन के साथ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो इनका सबका जो निराकरण करने के लिए हमने CNRC किया। कितना बवाल हुआ। तो लॉस एंजलिस में जो चल रहा है, और अब वो लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है, पिछले 24 घंटों में ये दंगे जो है ये वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क सिटी और अलग अलग मिशिगन में, शिकागो में, अलग अलग शहरों में फैल चुके हैं। और टेक्सास के जो गवर्नर, बिकॉज वो रेड स्टेट है, वो रिपब्लिकन्स का, रेडनिक्स का स्टेट है, तो टेक्सास के अंदर जो है वहाँ के गवर्नर ने पहले ही बोला है कि भाई हमको नेशनल गार्ड, वहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने नेशनल गार्ड पहले ही वहाँ पे अपील करके बुला ली कि हो ना, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट जिस चीज़ के विरोध में खड़ा किया गया, आइस के विरोध में, अब मुझे एक बात बताइए, हर देश का ये मूलभूत अधिकार है कि वो ये जाने कि उसके नागरिक कितने हैं। हमारे परिवार का भी एक राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड पे लिखा होता है कि घर में कितने सदस्य रहते हैं। अगर एक परिवार का भी राशन कार्ड बनाना ज़रूरी है तो देश का रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, और अगर देश का रजिस्टर है, हमको पता है कि भाई देश भी तो एक परिवार है, इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, वो कौन क्या काम करते हैं, किस पेशे से जुड़े हुए हैं, उनकी उम्र कितनी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दे रहे हैं ना, तो आखिर आप वो सारे की योजनाएं बनाएंगे कैसे अगर आपको पता ही नहीं है कोई नागरिक कितने हैं? अगर अनअकाउंटेड नागरिक करोड़ों की तादाद में चले जाएं, काउंटेड नागरिकों के अलावा, और वो भी उसका फ़ायदा उठाएं, तो कभी भी कोई भी योजना सरकार ऐसी नहीं बना पाएगी जो कि सभी के लिए पूरी पड़ सके और हर किसी को उसका लाभ मिल सके। तो अब आपने 100 लोगों के हिसाब से योजना बनाई है, 200 लोग, अब आपने 100 लोगों के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट किए, 200 लोग क्लेम करने आ गए। तो 200 लोग क्लेम करने आ गए तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे भगदड़ मचती है, वहाँ पे चीज़ों की हमेशा शॉर्टेज होती है, जिसको लेकर के आम इंसान नाराज़ होता है। तो ये जो सारा का सारा जो चक्कर है ना, ये उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हर देश का रजिस्टर होना चाहिए।
अमेरिका के अंदर भी होना चाहिए। अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ टेम्परेरी फिनोमेना। आप ये मान के चलिए, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति है, तीसरी बार नहीं बन सकते वहाँ के संविधान के हिसाब से। और जो वहाँ पे बाकी के पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे के सारे वही पॉलिटिशियंस हैं जो कि वही जो रिवॉल्विंग डोर है, उसी रिवॉल्विंग डोर के घूमने वाले प्रेसिडेंट हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो वहाँ पे अब रिपब्लिकन से भी जो आएगा राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति कौन होगा? वो वही होगा जो डीप स्टेट के साथ मिल करके चलेगा। आपने अपने इंट्रो में बात की कि भाई उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है, वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, पेंटागन कभी भी पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेगा। इवन डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। है सवाल यहाँ पे यही उठता है वैभव कि वही पाकिस्तान जहाँ से अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा हमला 9/11 का सबसे बड़ा आरोपी ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, और किसी और ने नहीं पकड़ा, खुद अमेरिका ने जाके वहाँ पे दबोच के निकाला था। उस जगह को लेकर उनका इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, ठिकाना है, ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बावजूद ये जो अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम है, ये बार बार उजागर होता है, ये सब कुछ जानते हुए भी। ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका कभी पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेगा। एक तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो जिस जगह पे है, ठीक है। अब हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में एक ही एरिया में किसी दुकान का रेंट 10 लाख रुपए होता है, और उसी एरिया में ही एक दुकान होती है जिसका 2 लाख रुपए नहीं मिलता है इंसान को। तो क्यों? क्योंकि जो 10 लाख मांग रहा है ना, वो चौराहे के ऊपर की दुकान है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैसे ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की खाता है। अफगान वॉर जब हुई, कोल्ड वॉर हुई, तब से उनका कोलैबोरेशन चल रहा है। सीटो और उससे पिछले सीटो और सेंटो 1952-53 के समय से उनका कोलैबोरेशन है। तो पाकिस्तान जो स्टेट है, वो अंग्रेज़ों ने बनाया, यानी गोरों ने बनाया। गोरे ही उसको चला रहे हैं। आप देखिए, जब भी पाकिस्तान लगता है कि अब कोलैप्स कर जाएगा, अचानक से एक IMF का या वर्ल्ड बैंक का बेल आउट पैकेज आ जाता है। बिल्कुल, अभी जैसे आ गया, लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने सीधे सीधे सबूत दिए और जो कार्रवाई की वो साफ बता रही थी कि क्यों हुआ है, और अचानक से उसी टाइम पर भीख मिल जाती है IMF से, जो कि चौंकाने वाला भी है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है कि पाकिस्तान को पैसा दिया जाए, पाकिस्तान को सर्वाइवल कंडीशन में रखा जाए? देखिए, पाकिस्तान ना जेली स्टेट है। 3 तरह के स्टेट होते हैं। एक हार्ड स्टेट होता है, जैसे रशिया है, जैसे भारत है, चाइना है, अमेरिका खुद एक हार्ड स्टेट है। हार्ड स्टेट जो होता है ना, वो कभी कितना भी आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए ना, वो कभी कोलैप्स नहीं करता। फिर एक बटर स्टेट होते हैं, जैसे बांग्लादेश था, ज़रा सा धक्का मारा, तुरंत मेल्ट हो गए। और अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, इट वॉज अ बटर स्टेट। फिर एक होते हैं जेली स्टेट। पाकिस्तान एक जेली स्टेट है, वो शेक करता रहेगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा। लगी आप जेली को आप रखिए ना, ज़रा सा भी हल्का सा मिलता है तो वो जेली हल्का हिलने लगती है। तो वो जो जेली जैसे कांपती रहती है ना, शेक करती रहती है, पाकिस्तान हमेशा शेक करता रहेगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन वो कभी मेल्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका, UK या जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ये कभी भी उसको मेल्ट होने नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी लोकेशन है, वहाँ पे उनको एक बेस मिलता है। अब जैसे कोल्ड वॉर हुई, लड़ी कहाँ गई? पाकिस्तान से, बेस पाकिस्तान था। कोल्ड वॉर के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, बेस क्या था? पाकिस्तान था। चाहे उनके अमेरिका को एयर बेसेस हो, चाहे उनके सप्लाई रूट्स हो, चाहे पोर्ट कासिम कराची में उनका जो माल अनलोड हो गया अफगानिस्तान सप्लाईज के। क्योंकि देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज़ जानिए, लोग कहते हैं अमेरिका ने $5 ट्रिलियन खर्च कर दिया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने $7 ट्रिलियन खर्च कर दिया, लेकिन वो $7 ट्रिलियन में ₹1 की च्युइंगम भी ऐसी नहीं थी जो अफगानिस्तान से खरीदी गई हो या पाकिस्तान से खरीदी गई हो। वो सब कुछ अमेरिकन कंपनी से लिया गया, और शिप्स के थ्रू वो पोर्ट कासिम पे लैंड करता था, और वहाँ से वो अमेरिका के जो बेसिस थे अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो भेजा जाता था। तो $5 ट्रिलियन अगर आप अफगानिस्तान जैसी कंट्री में इन्वेस्ट हुआ होता, तो अफगानिस्तान वैसा दिखता जैसा आज दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं उसका। ठीक है, तो और उसमें जो आपको दिखता भी है, चाहे सड़कें हो, चाहे डैम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो भारत ने बनाए हैं, वो अमेरिका ने नहीं बनाए, वो भारत ने बनाए। तो ये जो सारा का सारा ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो उसकी खाता है। अब ईरान के साथ एक वॉर होनी है। ईरान के साथ अगर वॉर होती है, तो ईरान के साथ सबसे लंबा, सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट का है? पाकिस्तान का। तो अमेरिका को बेसिस कौन देगा? ये जो US सेंटकॉम के जनरल माइकल हैं, जिनकी बात की जा रही है कि उन्होंने तारीफ़ क्यों कर दी और उन्होंने कैसे तारीफ़ कर दी पाकिस्तान की, वो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है उनकी।
ठीक है। ईरान के साथ भी जो वॉर होगी वो कौन लड़ेगा, वो सेंटकॉम लड़ेगा, जो सेंट्रल कमांड है यूएस का। अब वो पूरा का पूरा साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, जिसको अमेरिका में लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, और सेंट्रल एशिया, ये पूरा का पूरा रीजन सेंटकॉम देखता है। तो जो सेंटकॉम का कमांडर है वो पाकिस्तान को नाराज करेगा अगर, तो फिर कल को वो वॉर लड़ेगा कैसे ईरान के खिलाफ। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को से कैसे खेलना है ये पता है पाकिस्तान को, ठीक है। उनको पता है कि एक जिंगोइस्टिक आदमी है, ठीक है। इसको पीआर ज़्यादा मैटर करती है सबसे, शोमैन टाइप। शो ज़्यादा मैटर करता है, फिर पूरी ज़िंदगी जो है वो शोमैन ही रहा है, ठीक है। तो उनको पता है कि इसके साथ ईगो के साथ खेलना कैसे है। तो उन्होंने उठा करके जैसे शरीफुल्लाह को दे दिया, ठीक है। कर दिया। अब किसी ने ये नहीं पूछा कि शरीफुल्लाह उनके पास था कैसे। एग्जैक्टली सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पहुंचा कैसे। तो उनको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता कि शरीफुल्लाह हमारे पास कैसे था। उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से फर्क पड़ता है कि एबीगेट अटैक जिसने किया, जिसमें 11 अमेरिकन मरे, उनका जो हमलावर था एबीगेट का, उसको मैं लेकर के आया, स्लीपी जो नहीं ला पाया, ठीक है, या डेमोक्रेट्स नहीं ला सकते थे, तो शरीफुल्लाह को उठा के दे दिया। अच्छा, शरीफुल्लाह जो आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, उसके जो टॉप 20 कमांडर्स थे उनमें से शरीफुल्लाह एक था, उसको दे दिया, बाकी 19 अभी भी उनके पास है। तो पर ऐसा तो नहीं ना वैभव की ये जानकारी अमेरिका को नहीं होगी। अमेरिका को नहीं है। देखिए आप समझिए, जो जियो पॉलिटिक्स में स्पेशली जो इंटेलिजेंस के या क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के जो गेम होते हैं ना, वो ग्रे जोन में खेले जाते हैं। CIA ने जितने भी गलत काम किए हैं सीटो सेंटो के टाइम से, कोल्ड वॉर और अभी तक, उनमें ISI उनकी सबसे बड़ी कोलैबोरेटर रही है, ठीक है। और CIA जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जितना बजट है, वो जितनी बड़ी है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, माइक बेंज, जो पुराने जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो सारे बोल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। बहुत सारे फॉर्मर CIA ऑफिसर्स बोल चुके हैं कि CIA हैज़ बिकम अ रोग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इतने साइलोज क्रिएट कर लिए हैं। देखिए हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी साइलोज में काम करती है। इस कमरे में क्या हो रहा है बगल के कमरे में नहीं मालूम होता, ठीक है। नीड टू नो बेसिस पे 4-5 लोगों को पता होता है जो चीज़ हो रही होती है। लेकिन CIA के अंदर इतने साइलोज बन गए हैं। यूएस एड, उन्होंने एक पैरेलल फाइनेंसिंग बॉडी बना ली अपनी, जिसके लिए मस्क ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो यूएस एड एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब अगर सेनेट या प्रेसिडेंट उनको बजट ना भी दे, तो यूएस एड के पास इतना पैसा है कि वो अपना काम वहाँ से करा लेते हैं, यूएस एड से। सो ये जो पूरा का पूरा एक वेब बन चुका है, उसमें ISI को, पाकिस्तान को पता है कि हमको मैनूवर कैसे करना है, क्योंकि वो उनके साथ 70 साल से डील कर रहे हैं और उसी तरीके से डील कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुली कर रहे हैं। और उनको पता है कि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी लोकेशन की ज़रूरत अमेरिका को हमेशा रहेगी, चाहे ईरान को फिक्स करना हो, चाहे चाइना को कंटेन करना हो, चाहे सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस करना हो, रशिया के लिए भी, उधर से अफगानिस्तान को। कि एक बात बताइए आप, जो तालिबान है वो भी बनाया तो अमेरिका ने ही था, आतंकवाद के बारे में भी पता है। एक बार आप हम ये भी मान लें कि अमेरिका को ज़रूरत है, तो क्या वो पाकिस्तान के आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाता है? देखिए पाकिस्तान के, अब कुछ लोगों को आपके यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद पे लगाम अब अफगान तालिबान लगाएगा। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि और वो लगा भी रहे हैं, क्योंकि ISKP को जो सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जिसने दिया है वो ISI ने दिया हुआ है, ठीक। और पास्ट में मैंने ही कुछ ऑफिसर्स, 6 ऑफिसर्स की फोटोग्राफ और उनकी आइडेंटिटीज रिवील कर दी थी एक एक्सक्लूसिव अपनी रिपोर्ट में, जो कि ISKP चला रहे थे। वो सारे के सारे, एक सीनियर कर्नल था पाकिस्तान आर्मी का और 5 ऑफिसर्स थे, ये सारे के सारे ISKP को बना रहे थे उस समय, उसको लीड कर रहे थे जिस समय ये एबीगेट अटैक हुआ था। और उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो उन्होंने इंटरनेट से हर जहाँ पे भी अवेलेबल थी वहाँ से उन्होंने हटवा दी। अब ये ISI तो नहीं हटवा सकती, ये तो CIA ने हटवाया। क्यों? क्योंकि आईसिस पहली बार किसने बनाई थी? आईसिस CIA ने बनाई थी, ठीक है। आईसिस कहाँ बनी थी? आईसिस बगदाद की जेलों में बनी थी। आईसिस में जिन लोगों को भर्ती किया गया वो लोग कौन थे? इराक, सीरिया, ठीक है, वो इराकी आर्मी के सोल्जर्स थे, ठीक है, उनको उठा करके भर्ती कराया गया। सद्दाम हुसैन के सोल्जर्स थे जिनको अमेरिका ने डॉलर्स। आप एक चीज़ देखिए, कभी भी कोई भी नई टेररिस्ट ऑपरेशन बनती है दुनिया में कहीं भी,
उनके पास एक जापानीज कंपनी है, मैं आपके चैनल में उसका नाम नहीं लूंगा, वो एसयूवीज बनाती है बहुत बड़ी बड़ी। हमारे यहाँ पे लोग बहुत चलते हैं उसकी एसयूवीज पे। वो उसकी एसयूवीज एकदम ब्रांड न्यू दिखती है, 200 300 एक काफिले जाते हैं। आप मुझे बताइए, जैसे ही आईसिस बनी उनके पास 300 इतनी मॉडर्न एकदम ब्रांड न्यू एसयूवीज कैसे आ गई उनके पास, जो कि सारी की सारी एक तरीके से बनाई गई थी जिसमें कि ड्राइवर और साथ में को पैसेंजर के अलावा पीछे का पूरा एरिया जो होता है वो खुला होता है, ताकि उसमें टेररिस्ट बैठ सके, ओपन फायरिंग कर सकें। वो एक तरीके से कस्टमाइज की जाती है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये ब्रांड न्यू एसयूवीज कहाँ से आ जाती है? फंड कौन कर रहा है, ये सवाल है ना। फंड तो कहीं से भी हो रहा है, हो सकता है कि ऑयल बेचते हो इलीगल ब्लैक मार्केट में, बट ये इतनी सारी गाड़ियाँ जो जापान में बन रही हैं, वो अचानक से 300-400 गाड़ियाँ, 1000-2000 गाड़ियाँ कैसे सीरिया पहुंच जाती हैं, कैसे इराक पहुंच जाती है, कैसे अफगानिस्तान पहुंच जाती हैं? वो वहां से शिप होकर के आएंगी, बाई रोड तो आएंगी नहीं। जापान से शिप होकर के किसी पोर्ट पे लैंड करेंगी। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, ईरान में तो लैंड की नहीं होंगी, ईरान तो अलाउ नहीं करेगा CIA के ऑपरेशंस अपने यहाँ। तो यानी कि वो पोर्ट कासिम पे कराची में लैंड करती हैं, उसके बाद वो वहाँ से बाई रोड ले जाई जाती हैं फिर अफगानिस्तान के अंदर, और वो हज़ारों की तादाद में होती हैं। इसी तरीके से सीरिया में भी किया गया। तो ये जो CIA जो है, ये इस तरह के गेम्स खेलती है अपनी अलग अलग जगह। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हार्डली मार्च के महीने में जो अफगान इंटेलिजेंस है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उसने और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। प्लेयर्स देखिए, BLA ने एक रैग टैग फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने, और अफगान इंटेलिजेंस जो एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन किया तुर्बत में, बलोचिस्तान के। और बुलान नदी के किनारे एक जो सबसे बड़ा कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, वो वहां पे हमला हुआ। वो ट्रेनिंग कैंप किसका था? आईसिस का, ISKP का। और बलोचों ने उनके साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन करके करीब 35 से 40 आईसिस के जो सीनियर जो लीडरशिप थी, उनको वहां पे जो ट्रेनिंग दे रही थी या जो ट्रेनिंग से जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको मारा। उसमें से लगभग 1 दर्जन जो थे वो इंडियन ओरिजिन के भी मुस्लिम्स थे, ठीक है, उन ट्रेनिंग कैंपों में। ठीक, तो और ये सूचना भारत को किसने दी? ये सूचना भारत को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने दी कि वहाँ पर जो हमें जो ID कार्ड्स मिले, जो पासपोर्ट्स मिले, उनमें से ये जो है इंडियन ओरिजिन के थे, जिसके बेसिस पे इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बस्ट हुआ और उनकी भी गिरफ्तारी भारत के अंदर हुई। हाँ, जो यहाँ से जाते थे और उसमें भर्ती भी होते थे आईसिस में। ठीक जी। तो ये जो आईसिस का जो लिंक है, अब बलूचिस्तान के अंदर, मतलब बोलान नदी के किनारे तुर्बत डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो क्या ISI की मर्जी के खिलाफ चल रहा था? नहीं, बिल्कुल। और जैसे ही ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, ठीक है, आईसिस ने क्या डिक्लेयर किया, जिसको ISKP कहते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो बलोच हैं और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP है, ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों ख्वारजी हैं, ठीक है, यानी काफिर है अब ये। और अब ये जो है वाजिबुल कत्ल है। अब इनके खिलाफ हम जिहाद डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, नो एग्रेशन एग्रीमेंट था बलोचों के साथ, ये इन्होंने तोड़ा है। तो अब ये अचानक से आप देख रही हैं कि बलोचों के खिलाफ जिहाद, TTP के खिलाफ जिहाद ISKP क्यों वेज कर रही है? सही बात है भाई, उनसे लड़ना तो पाकिस्तान आर्मी का काम था, लेकिन अचानक से ISKP उनके खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर देती है। तो यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है, जिसके बारे में जनरल माइकल वहाँ सेनेट में बोल रहे थे, वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, और उन्होंने बोला कि ये उनके खिलाफ ये फाइट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, आप देखिए आईसिस के खिलाफ अमेरिका, आईसिस को बनाया भी चाहिए ने, उनको गाड़ियां भी दी, पैसे भी दिए, उनको हथियार भी दिए, उनको सब कुछ दिया असद रेजिम को टॉपल करने के लिए। लेकिन उनके खिलाफ F-16 से बॉम्बिंग भी ओबामा करा रहे थे आईसिस के खिलाफ। तो क्योंकि जो बॉम्बिंग होती थी वो दुनिया को दिखाने के लिए थी, बट एक्चुअल जो ऑपरेशन था अंडर कवर, वो आईसिस के सपोर्ट में चल रहा था। तो अब करंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए तो आईसिस के खिलाफ पाकिस्तान भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, जो कि सीरिया में हो रहा था। बट ये ISKP जो है, ये इनको चाहिए, अगर कल को ईरान के साथ अगर युद्ध होता है, आईसिस ने सबसे ज्यादा सीरिया में और इराक में किसको मारा? शियाओं को। सही बात। ठीक है, ईरान सबसे बड़ी शिया कंट्री है,
अगर ISKP रहेगी और ISKP में हम रिक्रूट्स देंगे, कल को हम ईरान में अगर हमला करता है अमेरिका, ईरान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनको, भाई अमेरिकन सोल्जर तो नहीं मरेगा जाके, मरेगा तो हाँ हाँ मरेगा, वही जो तैयार कर रहे हैं। जो तैयार कर रहे हैं। तो ये ISKP वाले उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार भी किए जा रहे हैं अंडर कवर, और ऑन द फेस ऑफ इट ये दिखाया जा रहा है कि जी हम वो जनरल साहब कह रहे हैं बैठ के US कांग्रेस में कि भाई ये बहुत फिनोमिनल पार्टनर है हमारे, और ये खुद विक्टिम भी है टेररिज्म के, और ISIS के खिलाफ लड़ भी रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और शरीफुल्लाह एग्जाम्पल है उन्होंने हमको दिया है। तो आसिम मुनीर चूँकि मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज में सर्व किया है, इज मोर ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेटर देन अ रेगुलर इन्फेंट्री सोल्जर, ISI में रहे, ठीक है, हाँ। मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे, ISI में रहे, और दोनों के DG भी रहे। एंड उनका जो ट्रेनिंग के उनके टाइम से ही, ट्रेनिंग के ही टाइम से उनका कोड नेम द डिसीवर है, अच्छा, ठीक है, आसिम मुनीर का। मेरे पास एक ईयर बुक पड़ी हुई है पाकिस्तान आर्मी की, जब ये मेजर हुआ करते थे, तो इनकी फ़ोटो छपी है एज अ मेजर और जिनकी जवानी की, और नाम लिखा है सैयद आसिम मुनीर शाह, नीचे लिखा है कोट अन कोट में द डिसीवर, ठीक है, ये पाकिस्तान आर्मी की ईयर बुक में है। सो ही इज़ द डिसीवर। अब आप देखिए पाकिस्तान के अंदर उसने धीरे धीरे करके पूरी पावर कंसोलिडेट कर ली, ठीक है, उसके बाद इंडिया के साथ लड़ाई लेके अपनी पॉपुलैरिटी को भी थोड़ा ऊपर लेके गया, जो जनता में ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, खुद ISI चीफ रहते हुए पुलवामा भी कराया, ठीक है, खुद ISI चीफ रहते हुए द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने ये काम किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट का फाउंडिंग फादर भी खुद ही है एज ISI चीफ, ठीक है। इसने कहा यार ये लश्कर वश्कर ये होता है ना, ये थोड़ा रिलीजियस कॉनोटेशन हो जाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट अगर इंग्लिश में नाम रखेंगे थोड़ा यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में बिकेगा ये, इट्स अ रेजिस्टेंस मूवमेंट, हाँ, तभी रेजिस्टेंस नाम दिया गया था, ठीक है। एग्जैक्टली। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ही इज मोर ऑफ दैट माइंडसेट। तो अब ये जो तैयारी की जा रही है, इट इज नॉट फॉर, मतलब ये इनके लिए, हमारे आपके लिए नहीं की जा रही है, ये की जा रही है फॉर द ग्रेट वॉर दैट इज अबाउट टू कम अगेंस्ट ईरान। ईरान, अगर आप साइज देखें ईरान का, ईरान की आप टेरिटरी देखें, ईरान के आप रिसोर्सेज देखें, मतलब उसकी जिस तरह की टेरेन्स हैं अलग अलग जियोग्राफिकल की, मतलब जहाँ भारत है रेगिस्तान भी है, मतलब आपके पास आइसी माउंटेन्स भी हैं, आपके पास कोस्ट लाइन भी है, आपके पास इतनी सारी रिवर्स भी हैं। तो ईरान भी कुछ उस तरीके की ही एक कंट्री है जो कि साइज में भी बहुत बड़ी है, और जियोग्राफिकली उसको कोई इन्वेड नहीं कर सकता है, लेकिन हमने करना है अमेरिका ने। तो वो अगर वहाँ पे खुद गए तो वो वियतनाम भूल जाएंगे लोग, अगर वो खुद घुसे वहाँ पे। तो उनको चाहिए, वो मिलिशिया चाहिए लोकल, ठीक है। वो लोकल मिलिशिया कौन होगी? वो सुन्नी पॉपुलेशन जो कि बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के, ईरान के जो सिस्तान प्रोविंस, जो बलूचिस्तान का एक्सटेंशन है, हाँ, सिस्तान में रहने वाले जो सुन्नी जो हैं वो होंगे। जो ISKP में पूरे साउथ एशिया से, मतलब उस साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से जो लाए गए उज़्बेक हैं, चेचन्स हैं और अजरी हैं, या हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के जो सुन्नी मुसलमान हैं जो जिहाद करना चाहते हैं, तो उनको सबको कलेक्ट करके लाया जाए, ठीक है, उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में, ISKP में, और फिर उनको उठा करके ईरान के अंदर जिहाद के लिए भेजा जाए, ताकि ग्राउंड पे वो भी लड़ें और हम अपने ड्रोन से सपोर्ट देते रहे बस। हम हाँ, ड्रोन से, मिसाइल से और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनके हैं उससे हम आएंगे, बॉम्ब करके चले जाएंगे। इस तरह से अफगानिस्तान में स्टार्टिंग इनिशियल डेज में किया गया, क्रूज मिसाइल्स फायर की गई अलग अलग शिप से। तो हम कहीं दूर 2000 किलोमीटर दूर पानी में हम वहाँ से अटैक करते रहेंगे। डिएगो गार्सिया और यहाँ वहाँ जो उनके अलग अलग जो बेसेस हैं वहाँ से हम सपोर्ट ले आएंगे, अपनी सॉर्टीज करेंगे। तो ये पूरी वो प्लानिंग चल रही है, तो उसमें उनको ज़रूरत है पाकिस्तान की। सो ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने सच बोल दिया है, उनकी मजबूरी है वो बोलना जो वो बोल रहे हैं। लेकिन ट्रम्प जब सत्ता में दोबारा आए थे अभी, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत के प्रति उनका रवैया जो है वो ज़्यादा दोस्ताना रहेगा, जिस तरह की इमेज बनी हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ट्रम्प ने बीच में कूद कर कि मैंने ट्रेड का दोनों को हवाला दे के कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ट्रेड करूंगा, मैंने जो है सीज फायर करा था। बिग माउथ है, ये हर कोई बोलता है कि उनको इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एक उम्मीद जो भारत को ट्रम्प से थी वो ज़रूर एक झटका सा लगा। जितना आप समझते होंगे जियो पॉलिटिकल इशूज़ को, लेकिन ट्रम्प के एक मानसिकता को लेकर भी चर्चा होने लगी कि
कि ट्रम्प किस तरह के नेता, किस तरह की बातचीत पर उन पर भरोसा किया जा सके दूसरे देशों के मामले में। आज चाइना की बुराई करते कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, वहाँ से इस तरह की चीज़ें आती है, नशे का यहाँ पे आता है, और अगली बार उससे आप समझौता भी कर लेते हैं, आप उस टैरिफ भी कम कर देते हैं, फ़ायदे गिनाने लगते। तो ट्रम्प की एक स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आती। कोई ऐसी पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो उनके डिसीजंस हैं, जो पिछले दिनों हमने देखे हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को या फिर इलॉन मस्क का जो विवाद चला है, सबसे जो चर्चा में रहा है, जिस पर भारत में बहुत मीम्स बने हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, छोड़ देते हैं, सब कुछ हो जाता है, धमकियां दे देते हैं, एप्स्टीन फाइल्स खोलने की बात करते हैं, वो उनको धमकी देता है कि ईवी का बिजनेस बंद करा देंगे, अचानक सब शांत हो जाता है, फिर वो रिग्रेट कर लेते हैं, फिर वो दोस्ती हो जाती है। एक ये मामला भी लोगों को बड़ा हैरान कर रहा है कि ये था क्या दोनों के बीच में। देखिए, जब दो सेल्फ मेड मतलब हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हो तो उनकी दोस्ती बहुत दिन नहीं चलती। ह्यूमन नेचर है, बेसिक साइकोलॉजी है। और दो बिजनेसमैन हो तब भी, जो पॉलिटिक्स में आए हो। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दो बिजनेसमैन हो। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने चूंकि कई सारी इश्यूज आपने क्लब कर दिए हैं। क्लब किए हाँ, हम तो शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले ट्रम्प और हाँ, मस्क का हाँ। की दुश्मनी और दोस्ती, और फिर ये शांति, सब कैसे ये और देखिए, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जब दोबारा बन रहे थे तो एक भारत के एक हिंदी न्यूज़ चैनल के ऊपर कार्यक्रम में बुलाया गया था मुझे। तो मैं वहाँ पे मैंने बोला, वहाँ पे कुछ लोग साइड ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो दुनिया के लिए ही बहुत डिजास्टर्स है। ठीक है, दो ही नैरेटिव थे। हाँ, ये दो बटे हुए नैरेटिव थे शुरू से ही। मैंने कहा कि ये दोनों ही नैरेटिव गलत है। भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे, ये भी गलत है, और दुनिया के लिए बहुत खराब होंगे, ये भी गलत है। मैंने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब बहुत पहले किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग ए डील। ठीक है, और मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप की वो जो किताब है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पर्सनालिटी है। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप उसको बेटर डील दे दीजिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से जो बेटर डील दे देगा वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा जाके। एंड दिस इज डोनाल्ड ट्रंप, एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप का कोई कैरेक्टर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की कोई मॉरल्स नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की कोई विचारधारा एज सच नहीं है, वो कोई कंजर्वेटिव राइट विंग नहीं है। उनका पूरा जीवन उठा के देखिए ना, कहाँ से वो कंजर्वेटिव आदमी है। मतलब कितनी शादियाँ करी, कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी, क्या क्या किया पूरे जीवन में, और किस किस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कंजर्वेटिव नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक कैपिटलिस्ट आदमी है जो प्रॉफिट में बिलीव करता है, डील में बिलीव करता है। मैंने कहा कि जो डील बेटर दे देगा उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता चलेगा। और मैंने इस बात को ट्वीट भी किया था, और मैंने डिफेंसिव ऑफेंस पे अपने चैनल पे भी मैंने इसको कई बार बोला। मैंने कहा कि जो लोग भी साइड्स ले रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी हो गई। अब एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, अब एलॉन मस्क के हिसाब से ये था, देखिए जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है ना, हम तो अपनी ब्यूरोक्रेसी से त्रस्त रहते हैं। सही बात है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी कुछ नहीं है अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के सामने। अमेरिकन ब्यूरोक्रेटिक जो लोड है और जो कबाल है वो इतना बड़ा है और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं, कोई भी आ जाए, उनको उस लीडरशिप को मैनिपुलेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक साल होते होते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है, कि एलॉन मस्क इज़ नॉट नीडेड, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज नहीं चाहिए, ठीक है, इनकी यूटिलिटी पूरी हो चुकी है, इनसे जो माइलेज लेना था हम ले चुके हैं। अगर हम इससे ज़्यादा, जो भी उन्होंने कन्विंस किया उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, तो पहला तो देखिए झटका वहाँ लगा जब डोज को बंद किया गया। फिर एलॉन मस्क उसका एक्सटेंशन चाहते थे जो कि उनको नहीं दिया गया। फिर दूसरा जो बिग ब्यूटीफुल बिल, सबसे बड़ा बवाल। हाँ, तो वो जो अपना बजट लेके आए आर्थिक, उसमें जिस तरीके की उन्होंने जो सब्सिडीज देते थे इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, और ये जो सारी चीज़ें थी, जब उन्होंने हटाई, और वो 132 बिलियन डॉलर के आसपास टोटल, मतलब सिर्फ एलॉन मस्क को नहीं बट बाकी जगहों को सबको मिला करके लगभग था। तो अब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अगर आप सब्सिडी हटा लेते हैं तो एक आम इंसान को फिर ये रहेगा, यार फिर मैं ईवी क्यों खरीदूं? ऑब्वियसली वो बिजनेस पैसे ही तो बचाने के लिए मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पैसे ही नहीं बच रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ ही रहा है, ठीक है, जो रेगुलर गाड़ी है पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, अगर उससे महंगी मुझे ईवी पड़ रही है, तो जो मैं पैसे पेट्रोल या डीजल के बचा भी लूंगा उसमें,
उतना तो मैं एक्स्ट्रा पे ही कर रहा हूँ फिर, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो एलॉन मस्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टाइप का ये हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी ये थी कि उनका जो वोटर है, वो वोटर जो है वो ईवी नहीं चलाता, वो पेट्रोल वाली वो गाड़ी। पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलाता है, वो डीजल वाली गाड़ियाँ चलाता है। ठीक है, वो जो ब्लू कॉलर लेबर जो है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाला है, वो उसका वोटर है डोनाल्ड ट्रंप का। भाई जो पढ़े, जो मिलेनियर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, जो अच्छी जॉब्स करते हैं, वाइट कलर जॉब्स करते हैं, वो तो डेमोक्रेट्स के वोटर हैं, वो इनके वोटर थोड़ी। तो इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी, तो दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि यार, और वो हुआ कॉन्फ्लिक्ट फिर आपस में। अब एप्स्टीन फाइल्स की धमकी जब हाँ, दी, एप्स्टीन तो फाइल्स। वो जो था ना, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप स्टेप्ड बैक। ठीक है, कि यार अब अगर इसने ये बोल दिया कि ही इज देयर, उन्होंने ये नहीं लिखा कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल में हो, बड़ा खुलासा होने वाला टाइप का उन्होंने ये सेट ट्वीट कि किया ये था। है एप्स्टीन की जो लिस्ट है, जो गेस्ट की जो लिस्ट है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। और उसके बाद एंड उसके सपोर्ट में उन्होंने एक वीडियो लगाई थी MSNBC की, अर्ली 90s की वो पार्टी थी। ठीक है, जिस पार्टी में एप्स्टीन के साथ डांस कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनके कान में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ पार्टी, और उसके इनके मारा लागो में जो घर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उस घर की पार्टी है। लाइक इट इज नॉट अ पब्लिक पार्टी जहाँ पे मिल गए। यानी आपने एप्स्टीन को अपने घर में मारा लागो में इनवाइट किया, जहाँ पे आज की डेट में आप जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाते हैं, वहाँ जेफरी एप्स्टीन को आपने बुलाया, तो आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि ये NBC न्यूज़ वाले हैं जो हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और आप उसमें लड़कियों की तारीफें भी कर रहे हैं। तो मतलब ये एक बॉम्बशेल था जो डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि अब ये इससे आगे चला गया, एंड ही नोज कि एलॉन मस्क भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, दुनिया का सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बिकॉज एक्स को ओन करते हैं वो। बिल्कुल, और जो ट्रंप को चुनाव जिता दे, इतनी ताकत रखते हो। $500 मिलियन से ज्यादा उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ठीक है, तो जिसके ऊपर मैंने $500 मिलियन लगाए हो, यानी लगभग 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए अगर मैंने अपनी जेब से किसी को इलेक्शन जिताने पे लगाए हैं, वो इंसान अगर मेरे जो प्राइमरी बिजनेस है टेस्ला, अगर उसको हिट करता है, ठीक है, उसको डुबाने की बात करता है, मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को डुबाने की बात करता है, लॉस की बात करता है, तो आई विल बी हर्ट, मुझे बुरा लगेगा, और मैं फिर किसी भी हद तक जाऊंगा। बिकॉज आपको ऐसा जो फील होता है ना कि यार मुझे धोखा दिया गया है, तो मुझे धोखे की फीलिंग होती। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के साथ थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अप्रोच किया, सीज फायर करवाओ। सीज फायर करने के। तो वो लेकिन क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। लेकिन अब वो जो सीज फायर जिसने कराया है, जी। ठीक है, वो खुद भी एक बिजनेसमैन है वहाँ पे, तो उन्होंने इंटरवीन करके उन्होंने सीज फायर कराया, और जब वो सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है अभी इसको हो जाने दो, आई विल कंपनसेट यू इन सम अदर वे। ठीक है, हम आपको किसी और तरीके से कंपनसेट कर देंगे जो भी आपका लॉस है। हम नासा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम वो कुछ बढ़ा देंगे, हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको दे देंगे। ठीक है, या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो स्टारलिंक को जो रिजेक्ट किया गया है, हम अगले उसमें रिव्यू में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उस तरह की बहुत सारी जो डील्स, एग्जैक्टली, of वो making भी a deal. बिजनेसमैन एलॉन मस्क भी, और ये भी तो कहीं कुछ पक्की डील तो हुई है, जिसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं रिग्रेट करता हूं, क्योंकि बिना एलॉन मस्क भी ऐसे व्यक्ति नहीं है ना जो इतने आगे बढ़ने के बाद और फिर पीछे जाए। जो नुकसान हो रहा होगा उसकी भरपाई का कहीं ना कहीं आश्वासन तो मिला ही होगा। बिल्कुल। तो वो जो आर्ट ऑफ मेकिंग द डील है, वो बीच में कोई आया और उसने दोनों को डील ऑफर करी, और दोनों ने डील एक्सेप्ट करी, और वो डील डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफर की गई, बिकॉज एलॉन मस्क को कुछ देना नहीं है, ही इज एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, तो और उनको पता है कि एलॉन मस्क से दुश्मनी वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स को वो ओन करते हैं। अगर उन्होंने एक्स के एल्गोरिदम्स अगर डिस्टर्ब कर दिए या उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप को फेवर करने के लिए किया था, वैसे ही अगर डैमेज करने के लिए भी कर डैमेज सकते हैं। करने के लिए अगर एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, तो उसका जो नतीजा निकलेगा, वो नतीजा डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की इमेज के लिए बहुत गड़बड़ है। एक पोल भी चलाया था कि एक पार्टी बननी चाहिए, द अमेरिका पार्टी। हाँ, वो पोल भी देखा था जिसमें 80% लोगों ने बोला था बननी चाहिए। बिल्कुल, वो भी एक थ्रेट था। हाँ, तो इस तरह से तो एक बेसिकली जो पूरा का पूरा जो रिपब्लिकन पार्टी की जो अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो लीडरशिप है, उनको बहुत डेंट पहुंच रही थी। ठीक है, क्योंकि ट्रंप के अंडर में जो एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इनको मिली है,
रिपब्लिकन पार्टी उसको उस पॉपुलैरिटी ड्राइव को लूज नहीं करना चाहते, और उनको पता था कि अगर एलॉन मस्क अपोजिट साइड में जाके खड़े हो गए या एलॉन मस्क ने अगर हमको डैमेज करना शुरू किया, तो ये जो पूरा जो अमेरिकन मैप इलेक्शन के बाद जो रेड हो रखा था, वो रेड से ब्लू होने में टाइम नहीं लगेगा। वो पहले ब्लू के ही फेवर में थे, वहां से उनकी बनी नहीं थी, तो फिर वो रेड की तरफ इलॉन मस्क आए थे। और जो सब्सिडीज ये एंजॉय कर रहे हैं, ये उन ब्लू वालों ने ब्लू ही वालों ने दी। ही थी, जिसके बाद उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का होगा। लेकिन एलॉन मस्क और इनके बीच चलिए ये तो डील हो गई। पर हम अगर ट्रम्प की अगर बात करें, अमेरिका के लोगों ने जिस तरह से उनको वोट दिया था, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलने वाला, लेकिन आज की डेट में अगर हम जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को देखते हैं, वो बिजनेस फर्स्ट के ज़्यादा नहीं दिखाई देते। क्या अमेरिका के लोगों को इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? या जिस तरह से लॉस एंजलिस में अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अमेरिका के लोगों को इस तरह की तस्वीरें देखने की आदत नहीं है। नहीं, आदत है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। हाँ, अपने यहाँ नहीं है, अपने देश के अंदर नहीं है। नहीं, देखिए अमेरिका के अंदर एक देखिए अमेरिका बहुत अच्छा देश है। उन्होंने जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट की है पिछले 200 साल में, अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत तेज़ी से और बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करते आए हैं अमेरिका के साथ। लेकिन देखिए अमेरिका की ना अपनी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। अमेरिका उतना आइडियल देश नहीं है जितना हमको यहाँ से बैठ के लगता है। अमेरिका ने अपनी हेजेमनी मेंटेन करने के लिए कितने मिलियन लोगों को मारा है पूरी दुनिया में, अगर आप उसकी कल्पना कीजिए। अमेरिका ने जिस तरह से सिविलाइजेशंस को बिल्कुल डेसिमेट किया है, और जिस तरीके के लोगों को उन्होंने पावरफुल बनाया है अपने निजी फायदे के लिए, जैसे तालिबान को बनाया, आईसिस को बनाया, और इस तरह के दर्जनों अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं इनके। अभी आप देखिए सीरिया के अंदर जो जोलानी, जिनका असली नाम गोलानी है, क्योंकि वो गोलान के रहने वाले हैं। तो जोलानी जो है वो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी थी, और अब वो हेड ऑफ स्टेट है, उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प फोटो भी खिंचा रहे हैं। इसीलिए हैरानी होती है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते क्या हैं वो। देखिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो ईरान का जो इन्फ्लुएंस जो पूरे रीजन में बढ़ रहा है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और हमास के साथ उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, और सीरिया में था उनका इन्फ्लुएंस, ठीक है। और इराक के अंदर, इराक एक तरीके से ईरान ही रन करता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% इराक जो है। और अगर आपको याद हो तो कासिम सुलेमानी को इराक में ही मारा था अमेरिकन ने, वो ईरान में नहीं मारा था। तो और यमन में जो हुथीस हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, वो भी शिया हैं। तो एक तो आप हिजबुल्ला एक शिया ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद आप इराक के अंदर देख ले जो मिलिशिया है वो उनकी है, शिया है। फिर उसके बाद हुथीस इनके यमन में इनके, तो ये थ्रेटन किसको कर रहे हैं? हिजबुल्ला इनके जो एलाइज हैं वेस्ट एशिया में, उनको इजराइल हो गया और बाकी जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, जो मोनार्कीज़ हैं। हुथीस जो है वो सऊदी जो रॉयल फैमिली है उसको थ्रेटन कर रही है। और जो इराक के अंदर जो मिलिशिया बैठी हुई है, वो मिलिशिया जो है वो एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम लगभग 1 से 1.5 लाख उनके पास भी फाइटर है जो इराकी मिलिशिया है। तो उनको डर है इनसे कि इनको कुछ न कुछ इनका एंटीडोट क्या है? इनका एंटीडोट या तो अलकायदा है या आईसिस है। तो अलकायदा को, अब अलकायदा दुश्मन थी वॉर ऑन टेरर के दौरान, अलकायदा के खिलाफ 20 साल जंग लड़ी। अब उसी अलकायदा के जो वहाँ का कमांडर है, उसको आपने वहाँ का हेड ऑफ स्टेट रिकग्नाइज कर लिया। तो दोस्ती और दुश्मनी अमेरिका जैसे देशों के लिए कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्त होते भी नहीं, ठीक है। आपके परमानेंट ना कोई दोस्त होता है ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, सिर्फ सिचुएशंस होती हैं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। सही बात है। मेरा इंटरेस्ट परमानेंट है। तो जैसे आप भारत को ही देख लीजिए, भारत ने एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया जब अमेरिका गया अफगानिस्तान से। भारत जब अशरफ गनी थे या हामिद करजई थे तो भी वहाँ पे लोगों को हेल्प करता था, सड़कें बनाता था, के लिए काम कर रहा है, अस्पताल बनाता था, उनके साथ काम करता था तब की सरकार के साथ। अभी वहाँ तालिबान आ गई, तब भी कर रहे हैं, तो तालिबान के साथ मिलकर के वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। जो कि भारत का जो हित है वो अफगानिस्तान पे कोई भी रूल करे उसके साथ लड़ाई लेकर के, उससे दुश्मनी करके भारत का हित नहीं होता। भारत का हित किससे होगा कि सत्ता में चाहे जो आए, जो भी आएगा हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। हमें अफगानिस्तान में दुश्मन नहीं, हमको वहाँ दोस्त चाहिए। तो अफगान तालिबान ने भी उसको वेलकम किया। जब दुनिया में कोई भी देश रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने उनको हॉस्पिटल के लिए और कोविड के टाइम की जो वैक्सीन्स थी और ये सारी चीज़ें उनको इंडिया ने वहाँ भेजी, अनाज भेजा, सब भेजा। और जिस समय पाकिस्तान के अंदर
आटों की लाइनों में लोग मर रहे थे, ठीक है। उस समय अफगानिस्तान में देसी घी का दाम पाकिस्तान से लगभग आधी रेट में बिक रहा था, देसी हाँ घी, बिल्कुल सही बात है, वो भी भारत की वजह से। भारत की वजह से, ठीक है। तो ये जो, और आपको पता है, शायद आपको आश्चर्य होगा, इस समय साउथ एशिया में हम्म। सबसे पावरफुल जो करेंसी है वो अफगानी है। भारतीय रुपए से ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। आप गूगल, आपके दर्शकों को कहूँगा तो गूगल करके अच्छा, देखें। ये जानकारी मैं मुझे हाँ। नहीं थी। हाँ। सो और ये जो सारा का सारा जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वहाँ पे परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। वो भारत का परमानेंट इंटरेस्ट है, तो भारत उसको सर्व कर रहा है, दूसरा अमेरिका के हैं। तो अब उनके सद्दाम हुसैन कभी उनका एलाई था ईरान के खिलाफ, फिर वही सद्दाम हुसैन दुश्मन हो गया। हाँ, सद्दाम वो हुसैन तो को सारी मिसाइल्स और ये सारी चीजें किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। अमेरिका ने और दी वो थी। जो पूरा सिनेरियो, वो तो अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि सद्दाम हुसैन को किस तरह से फंसाया गया था। लेकिन आप जब बात करते हैं ना कि सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक थोड़ी लॉयल्टी भी होती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की आप रशिया के साथ दोस्ती देखिए, वो हमेशा से, जब से चले आ रहे दोनों देशों के संबंध आज भी उतने ही प्रगाढ़ हैं। तो उसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन कभी ये फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने पर भारत की डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए? क्या जो हमेशा से रहा है कि पहले भी रशिया के हम दोस्त रहे, उसी को दोस्त मानते रहे, अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा ना किया जाए? देखिए, भरोसा तो आप किसी पे नहीं कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और आप जहाँ तक रूस की बात है, देखिए रूस, भारत जो है ना, वो रूस की फर्स्ट चॉइस है ऐसा नहीं है। भारत एक्चुअली हर किसी की फर्स्ट चॉइस है। हमारा जो मिडिल क्लास है, 40 करोड़ 50 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, 500 मिलियन, अमेरिका की टोटल आबादी से भी ज़्यादा बड़ा हमारा मिडिल क्लास है। तो ये मार्केट हर किसी को चाहिए। भारत जो आज की डेट में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस साल के कहते हैं कि अगर आने वाले 1 साल में वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो अब इतनी बड़ी अगर अर्थव्यवस्था है और इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, 1.4 बिलियन, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, इतने कंज्यूमर्स हैं, तो दुनिया में कोई भी देश भारत से दुश्मनी तो नहीं रख सकता। वो पाकिस्तान जैसे मूर्ख ही भारत के साथ दुश्मनी रख सकते हैं। मतलब बाकी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग देश हैं, वो नहीं करेंगे। भरोसा आप किसी पे नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है ना, आत्मनिर्भरता, वो वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि भारत को पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप एक लेवल से ज़्यादा आप ग्रो कर जाए, प्रोग्रेस कर जाए। भारत अभी जैसे ही दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के आसपास आएगा, भारत फिर चीन और अमेरिका दोनों के लिए दुश्मन होगा फिर। तो इसलिए प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं कि भाई आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और जो हमारी जो विदेश नीति है वो मल्टीपोलराइजेशन पे इसीलिए निर्भर है। हम कहते हैं भाई दुनिया मल्टीपोलर है, यूनिपोलर बाईपोलर नहीं है। आने वाला जो समय है मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। ब्राज़ील भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी होगी, शक्ति बन के खड़ी होगी, भारत भी एक बन के शक्ति खड़ी होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि या तो सोवियत यूनियन या अमेरिका या चाइना और अमेरिका बाईपोलर, ऐसा नहीं होगी दुनिया। दुनिया आज भी मल्टीपोलर है और फ्यूचर मल्टीपोलर ही होगा। तो जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बिल्कुल सही विजन है। वो बहुत सारे हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ा कहते हैं ना हॉट हेडेड लोग होते हैं ना, उनको चीज़ें थोड़ी उनको लगता है कि चीज़ें तुरंत निपटा दो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के लिए प्रधानमंत्री की और भारत की जो नीति है वो लॉन्ग टर्म की है। भाई देखिए, हमने अमेरिका के कहने की वजह से रूस से जो है अपना तेल इंपोर्ट बंद नहीं किया, नहीं हमने अमेरिका के प्रेशर पे ईरान से तेल बंद किया था, ठीक है। बिल्कुल। और हम हर किसी के साथ डील करते हैं। हम अमेरिका से भी वेपन्स लेते हैं, हम रूस से भी लेते हैं। और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका से ना आए, इसके लिए हमने राफेल फ्रांस से लिए, ठीक है। क्योंकि उनके जो राफेल जेट्स हैं, दे आर एज गुड एज एनी अदर अमेरिकन प्लेन एक्सेप्ट फिफ्थ जनरेशन F-35, ठीक है। तो अब हमने उसको भी डाइवर्सिफाई किया है। और वीटो सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है, वीटो फ्रांस के पास, ठीक है। तो हमको वीटो भी चाहिए, हमको क्योंकि परमानेंट हमको तो वहाँ पे सदस्यता नहीं मिली है, तो हमको एक वीटो पावर भी अपने उसमें चाहिए, जिस वीटो को हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकें। पहले वो वीटो हमारे लिए सोवियत यूनियन यूज़ करता था या रशिया यूज़ करता था, ठीक है। अब हमने उस ऑप्शन को डाइवर्सिफाई कर हमने किया है, तो हम अमेरिका के पास नहीं गए हैं, हम बीच में फ्रांस के पास गए, ठीक है। कि हम रशियंस को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल ही अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। तो ये जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है हमारा फॉरेन पॉलिसी का, कि हम किसी एक के पाले में कभी भी जाके नहीं बैठेंगे। 140 करोड़ का देश है, हम अपने पाले में बैठते हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट
एक इशू को लेकर अमेरिका के साथ सॉल्व होता है तो उस पर हम अमेरिका से बात करते हैं, एक इशू के ऊपर रशिया से होता है तो हम रशिया से बात करते हैं, उसी इशू पे अगर फ्रांस या किसी और कंट्री से होगा तो हम उनसे बात करते हैं। और जब चीन के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जहाँ हमको उन्हें मार लगानी होती है हम उनको मार भी लगाते हैं, उनके साथ लड़ना होता है उनके साथ लड़ते भी हैं, लेकिन अगर उनका डायलॉग करना होता है तो उनसे डायलॉग भी करते हैं। तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, हम कोई जिहादी स्टेट नहीं है कि हम 1000 साल की लड़ाई की कसम खा के बैठे हैं कि हम घास खाएंगे 1000 साल लेकिन हम हिंदुओं से लड़ेंगे, ये हमारा माइंडसेट नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि चीन और भारत अगर आपस में मिल के चलते हैं तो लॉन्ग रन में इससे दोनों देशों का फायदा ही है, लड़ करके दोनों का ही नुकसान है। अब कुछ लोग इससे भी नाराज होते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कह दिया, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहें, अगर ये ना कहें तो क्या कहें। अब भाई दुनिया भर के जितने भी हेड ऑफ स्टेट हैं वो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। आपने रोल मॉडल्स गलत चुन लिए हैं, आप आसिम मुनीर या आप ज़ेलेंस्की, ये कोई दुनिया में आइडियल हेड ऑफ स्टेट्स नहीं है। इन लोगों ने अपने देश का हाल क्या किया हुआ है आप जाके देखें ज़रा, बिल्कुल सही ठीक है। यूक्रेन का क्या हालत हो रखी है। जो हर किसी से माथा लगाने वाले, हर किसी से लड़ने भिड़ने वाले हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उसका खामियाजा जो है वो उनकी जो जनता होती है, जनता को भुगतती है। और भारत 140, हमें शांति चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमको ज़रूरत होगी तो हम ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे, हमें ज़रूरत होगी तो हम डोकलाम में चीनियों को ठोकेंगे भी, हमको ज़रूरत होगी तो हम गलवान में भी जा करके उनसे लड़ेंगे, ठीक है। हमको ज़रूरत होगी तो हम उनके खिलाफ अपनी आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की जो भी एसेट्स डिप्लॉय करनी है हम वो भी करते हैं, हम उनको चोक भी कर सकते हैं मलाका स्ट्रेट्स में, हमने पास वो सारी शक्ति है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ एक परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहें। आपको 140 करोड़ लोगों को रोजगार भी देना है, आपको उनका पेट भी भरना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एफडीआई चाहिए। एफडीआई जो है स्टेबल कंट्रीज में आती है, अनस्टेबल कंट्रीज में कोई एफडीआई नहीं आती। तो एक लार्जर पिक्चर अगर देखा जाए तो भारत की जो पॉलिसी है वो अच्छी पॉलिसी है। और सबसे अच्छी चीज़ देखें कि भारत की पॉलिसी का एक कंटिन्यूटी है। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले 30-40 साल से, लगभग 30 साल से कम भारत की फॉरेन पॉलिसी में पीवी नरसिम्हा राव के बाद के टाइम से एक तसलसल रहा है, एक कंटिन्यूटी रही है, और वो प्रधानमंत्री के बदलने से बदली नहीं है। तो हम अपनी शक्ति भी ग्रो कर रहे हैं। हम नेट आर्म्स इंपोर्टर थे पिछले 10 साल में, अब हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। हम 40,000-50,000 करोड़ का जो है आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके बाद ये नंबर जो है अगले 2-3 साल के अंदर 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। ब्रह्मोस की ताकत दिखाई है ना हमने, ब्रह्मोस की ताकत दिखाई है, आकाश की ताकत दिखाई है। और सारे हमारे ये इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स है जो कि हमारे यहाँ ही बनते हैं, उत्तर प्रदेश में बनता है ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बनने वाला है वो उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो हमने ये दिखाया है कि भाई हम वो इंडिया नहीं है जिनके जो गेहूं इंपोर्ट करता था, क्योंकि हमारे पास गेहूं नहीं था, हम गेहूं नहीं पैदा कर सकते थे। हमारे यहाँ वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया को दिखाया। और हमारी जो एनआरआई जो पॉपुलेशन है, जो भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं, आप देखिए वो रेमिटेंस कितना भेजते हैं, ठीक है। और दुनिया में कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं, वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, वो हॉल्स भरे होते हैं, वो एरिना भरा होता है, वो स्टेडियम्स भरे होते हैं। यानी कि जो आपकी जो एनआरआई कम्युनिटी भी है वो पाकिस्तान की तरह या चीन की तरह की एनआरआई कम्युनिटी नहीं है, मतलब ओवरसीज कम्युनिटी नहीं है जो कि वहाँ पे रह करके अपनी स्टेट के खिलाफ काम करती हो या अपने रूट्स को छोड़ के जा चुकी हो। वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, वो भी आपका एक एसेट है, आपकी एक सॉफ्ट पावर है दुनिया में, बिल्कुल है, ठीक है। और ये जो इस तरह के देश होते हैं जो कि इंडिया, इसलिए कहते हैं कि इंडिया कोई रीजनल कंट्री नहीं है, इंडिया एक ग्लोबल पावर है। तो ग्लोबल पावर इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की जो एम्बेसडर्स हैं वो दुनिया के हर देश में पहुंचे हुए हैं। जहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं है वहाँ पे भी इंडिया के लोग रहते हैं। डायस्पोरा बहुत बड़ा है और अच्छा काम कर रहा है, सिविलाइज्ड रह के काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करता है। और वहाँ पे आपके लिए वो सड़कों पे निकलते हैं, खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे देश के खिलाफ आप साजिशें चाहे जितनी कर लीजिए, जब पाकिस्तान और अमेरिका बोलते दो जिस्म एक जान थे, ठीक है, तब भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सब कुछ लगा दिया था, तब भी कुछ नहीं हो पाया। ऐसा कोई वेपन नहीं था जो तुर्की का ड्रोन से लेकर के एडवांस चाइना के PL-15 मिसाइल से लेकर के उनके एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-16 से लेकर के उन्होंने अपने सैटेलाइट्स का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस पूरे रीजन में, वो चाइना के पास है, वो उन्होंने पूरा उठा करके उसका एक्सेस जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया। उसके बावजूद अगर आप नहीं कुछ बिगाड़ पाए
तो भारत जैसे देश को अगर आप कुछ करते भी हैं, आप देखिए ना भारत में कुछ भी इस तरह का आतंकवाद होता है, भारत के जो जो डायस्पोरा है वो निकलता है सड़कों में, वो दुनिया को बताता है कि वहाँ पे भारत में ये हो रहा है लोगों के साथ, ठीक है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बारे में उस डायस्पोरा ने दुनिया को बताया कि भारत एक रीजनल पावर बन नहीं सकता, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है। उस डायस्पोरा ने, हमने तस्वीरें भी देखी थी, पहलगाम के बाद से ही वो सड़कों पर उतरे सड़कों पे थे उतरे। कि ये भारत के साथ गलत है, आतंकवाद से निपटने का समय आ गया और एक ताकत तो मिलती है, सॉफ्ट पावर तो है। लेकिन एक चीज जरूर है, आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गए। नहीं। वो अलग ही एक डिल्यूजन में रहते हैं, जैसे आजकल की लैंग्वेज में लोग डिल्लू बोलते हैं। जो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी ये बिलावल भुट्टो गए थे अमेरिका और वहाँ जा करके प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो उनके साथ ना एक आदमी गया था, उसका नाम है खुर्रम दस्तगीर। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, एनर्जी मिनिस्टर भी, कई सारी मिनिस्ट्री रखी हुई है। खुर्रम दस्तगीर जो है ना, वो आप देखें जैसे मूछ रखे हुए एक आदमी, मोटा सा, बिलावल की डेलीगेशन में, वो गुजरांवाला से आते हैं, पाकिस्तान के पंजाब के। इनके वालिद फादर का नाम गुलाम दस्तगीर खान था। गुलाम दस्तगीर जनरल अयूब खान की जो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग जो पार्टी अयूब खान ने बनाई थी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, वो फातिमा जिन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के खिलाफ। और ये खुर्रम दस्तगीर खान का जो बाप था, गुलाम दस्तगीर खान, ये उस कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के अयूब खान की उसमें था। फातिमा जिन्ना की रैली होने वाली थी, उसको फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत कहते हैं, मतलब मदर ऑफ द मुस्लिम नेशन, राइट। और गुलाम दस्तगीर खान ने कल रैली है फातिमा जिन्ना की, और आज की तारीख में एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के, ठीक है, क्योंकि फातिमा जिन्ना का चुनाव चिन्ह लालटेन था, ओके, ठीक है, तो उस कुतिया गले में लालटेन डाल करके पूरे गुजरावाला में घुमाया था और रैली निकाली थी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और नारा लगाया था कि ये उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करती थी, रॉ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन एजेंट है, आईबी की एजेंट है, ठीक है, और उन्होंने पूरा रैली निकाला। ये इन्होंने किया है अपनी मादरे मिल्लत के साथ, और उसी मादरे मिल्लत को गला घोट करके मार दिया था इन्होंने, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को भी मारा इन्होंने, लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री को भी मारा, ठीक है, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, मुशर्रफ ने टीटीपी के साथ मिलकर के बेनजीर को मारा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जो बिलावल भुट्टो जब दुनिया भर में घूम घूम के बातें कर रहे हैं इंडियन एग्रेशन की और इंडिया कितना जालिम है इंडिया के, बिलावल भुट्टो ने आज तक, और सिर्फ वही नहीं, खुद जरदारी ने जो इस समय राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसी बिलावल भुट्टो के दोनों मामाओं की हत्या कराई। हाँ, ये तो बकायदा किताब उनकी, शाहनवाज भुट्टो की और उसकी, तो मुर्तजा भुट्टो की, इन दोनों की हत्या कराई। एक को जहर दिलवा के मारा वहाँ पेरिस में, और एक को उसके घर के सामने कराची क्लिफ्टन में मारा, ठीक है। और उसकी बेटी ने फोन करके बताया, उसकी बेटी ने किताब लिखी है कि जरदारी ने मरवाया। हाँ, मैंने वही बोला ना, बुक मैंने पढ़ा हुआ है वो पूरा। तो ये जो सारा का सारा जो अब वो बिलावल भुट्टो नहीं मानने को तैयार है, ठीक। पाकिस्तान आधा टूट करके बांग्लादेश बन गया, उसके बावजूद 1965 की जंग भी वो जीते हैं, 71 की जंग भी वो जीते हैं, 99 में कारगिल भी जीत गए हैं, कारगिल भी जीते हैं। और अगर ये जो आपके क्रिकेट मैचेस अगर ये लाइव टेलीकास्ट ना होते तो ये भी सारे यही जीते होते, ठीक। तो ये जो सारा जो इनका जो एक माइंडसेट है ना पाकिस्तानी कौम का, देखिए पाकिस्तानी कौम कोई कौम नहीं है, पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, वो भी साउथ पंजाब के नहीं, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब, यही पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना इनको नहीं मानते, सिंध के लोग नहीं मानते, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं मानते, बलोच नहीं मानते, सिंधी नहीं मानते। अब ये जो अलग अलग ये सिर्फ एक जो सर्टेन सेगमेंट ऑफ एलीट है, जो एक छोटा सेगमेंट कराची में रहता है एलीट का, और एक जो आपके लाहौर, सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब के आसपास का जो है, इनको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी क्या है पाकिस्तान? कुछ नहीं है। ये बात तो मैंने कई बार चर्चा भी कई और लोगों से भी की है, तो यही कहा कि सिर्फ पंजाब का पंजाबी पाकिस्तानी मुस्लिम और जो है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे भी उनका कब्जा है, सेना में भी उसी सेगमेंट का, आर्मी में भी है, आर्मी पे भी उसका है,
ठीक है, और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में और मीडिया में भी चैनल पे आप जितने देखते हैं, जितने भी एंकर आप देखती हैं, चाहे वो हामिद मीर हो, चाहे कामरान शाहिद हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े एंकर, ये सारे लॉरी हैं। नॉन लॉरी एक एंकर नहीं मिलेगा आपको, या तो वो है, या आप आ जाएंगे तो वसीम बदामी, ये सारे कराची का एलीट है। ठीक है, बस लाहौर और कराची के एलीट है वहाँ की मीडिया में भी। तो इसलिए नैरेटिव उनके हाथ में है। आवाम को पता है, जनता को पता है हमारी फौज की क्या औकात है, जनता को पता है ये क्या कर सकते हैं, जनता को पता है सिंधी जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उन सिंधियों को पता है ये कौन है, इनकी हकीकत क्या है, जो वो खुद अपने वडेरों से परेशान है। भारत में आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा जमींदार अगर आज की डेट में एग्जिस्ट करता भी होगा, उसके पास बहुत ज़मीन होगी, कितनी होगी, 500 एकड़, इससे ऊपर तो नहीं होगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या पंजाब में जो वडेरे हैं, स्पेशली जो सिंध में जो वडेरे हैं, उनके पास 5000 एकड़, 7,000 एकड़ ज़मीन, ये उनकी हैसियत है। ये खुद एक ज़मींदार फैमिली से आता है, एक फ्यूडल फैमिली से आता है, भुट्टो। ठीक है, लाड़काना जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट पूरा ये ओन करते हैं, एक एक इंच ज़मीन इनकी, पूरे ज़िला का ज़िला ही इनका है। तो आप सोचिए, लैंड रिफॉर्म्स वहाँ कभी हुए नहीं। तो आप मुझे बताइए कि जिस इंसान के पाँव के नीचे ज़मीन उसकी अपनी नहीं है, जिसके ऊपर छत अपनी नहीं है, जिसके थाली में रोटी उसकी अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है, उसका ओपिनियन अपना कैसे हो सकता है? अगर मैं आपका घर भी मैं ओन करता हूँ, आपकी रोटी भी मैं ओन करता हूँ, आप जिस ज़मीन पे काम करते हैं वो भी मैं ओन करता हूँ, तो एक तरीके से मैं आपको ओन करता हूँ। मैं डिसाइड करूँगा आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, और आप किसको वोट देंगे। प्राइवेट जेलें हैं उनकी, वडेरों की अपनी, प्राइवेट जेलों में बंद करके लोगों को मार डालते हैं। तो इस तरह की जो फ्यूडल सोसाइटी है वो ऑलरेडी तंग आई हुई है। ये कहते हैं ना कि भारत इंटरफेयर करता है, मैंने कहा इनको डरना चाहिए उस दिन से कि भारत इंटरफेयर करे, क्योंकि वहाँ पे ये जो लोग हैं ना वो इतने भरे बैठे हैं कि हम जितना अपने यहाँ खाद पे सब्सिडी देते हैं ना, उसमें अगर हम 2% भी काट करके अगर हम वहाँ लगा दें तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि भारत का डर बैठा कर ही तो वो अपने आवाम को इस तरह से अपनी तरफ खींच के रखते हैं ना, कि उनको यही डर बैठा के रखते हैं कि भारत आएगा, भारत तुम्हें खा जाएगा, यही डर है। और इस चक्कर में भरोसा उनको करना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बेसिकली यही है। लास्ट में चलते चलते कि अब क्या लगता है आपको, हम क्योंकि अमेरिका से हमने शुरू किया था, पाकिस्तान के साथ तो जो कर रहे हैं ट्रंप के शासनकाल में, हम जितना आगे जब तक चलेगा तब तक हमें क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां दूसरों को सीज फायर करवाना पड़े? देखिए, ट्रंप ने किताब भले लिखी हो, आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गुजराती हैं, ठीक है, और गुजराती जनता से अच्छा डील मेकर कोई नहीं होता गुजराती आदमी से, ठीक है। ट्रंप बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस की बारीकियां एक गुजराती आदमी को बाय डिफ़ॉल्ट आती है ना, भले बिजनेसमैन ना भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो डील मेकिंग आती है वो किसी को नहीं आती। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, हमको जो मैसेज देना था पाकिस्तान को हमने दे दिया। पाकिस्तान को उनकी जो हैसियत है वो समझ में आ गई, उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो सब भी उनको समझ में आ गया। अब वो जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वो HQ9 HQ16 तो सारे फेल हो गए, ठीक है। अब चूंकि वो जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ है और रशियन मिसाइल्स के सामने उसने परफॉर्म किया है, तो वो लेने गए। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, इंडिया उसको फिर और एडवांस करेगा अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को। तो हम अपना काम करते रहेंगे। हमने अपना संदेश सबको दे दिया है, ठीक है, और हमने दुनिया को भी संदेश दिया कि जब हमने अपने सारे पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे, तो दुनिया को भी ये समझ में आया कि ये अपने यहाँ पे लोकली कितने भी कियोटिक डेमोक्रेसी हो, कितनी भी नॉइजी डेमोक्रेसी हो, लेकिन एज अ नेशन दे ऑल स्टैंड टुगेदर। राष्ट्र के लिए ये सारे एक साथ खड़े हैं, और राष्ट्र के मुद्दे पे ये कोई भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद आप देखिए, आने के बाद उन सभी मेंबर पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पे होस्ट भी किया। बिल्कुल, देखा था, वो तस्वीरें भी आई थी। लेकिन कुल मिला के हम अगर बात करें, आज आपके साथ ये चर्चा करके बहुत सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों की भी साफ़ हुई होंगी, काफ़ी चीज़ें पता भी चली होंगी अमेरिका के अंदर अभी जो कुछ हो रहा है। और इसलिए हम इसलिए चर्चा करेंगे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ट्रंप ने आके सीज फायर की बात की थी और जो कहा था कि मैंने ट्रेड की बात की, अभी उनके यहाँ खुद आग लगी है। वो खुद सीज फायर के लिए, चाहे दोस्ती का मामला हो पॉलिटिक्स में, चाहे सड़कों पर प्रवासियों का मामला हो, इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला हो, वो खुद कैसे मैनेज कर पा रहे हैं
हैं ये पूरी दुनिया देख रही है और अमेरिका का वो पूरा इतिहास रहा है, एक तरह की हिपोक्रेसी उनकी रही है, चाहे वो रेसिज्म का मामला हो, मानवाधिकार को लेकर मामला हो, उनके अबॉर्शन बिल को लेकर मामला हो, गन कल्चर को लेकर मामला, कई ऐसे काले सच है अमेरिका के जो उनके रेड कारपेट के नीचे दबे हुए हैं क्योंकि वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते और उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब वहां से आती हैं तो सवाल यही उठता है कि अमेरिका का सच क्या है और भारत को किस तरह से अपनी डिप्लोमेसी लेके आगे चलना है, या भारत जिस डिप्लोमेसी पे चल रहा है हमें उस पर क्यों भरोसा करना चाहिए। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बता देती हैं। वैभव, आप आए, आपने हमसे ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आप सभी दर्शकों से कहेंगे अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो 5 जने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।